गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने चल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उसके साथ साथ ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। क्लियर है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं। टॉपिक हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यह होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, जो बॉइलिंग पॉइंट पहले था उससे ज़्यादा हो जाना, यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या चीज़? बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, या फिर कह दें 373.15 डिग्री 5 केल्विन है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 373.15 से बढ़कर हो जाए तो उसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। और इसी की एलिवेशन को, जो ये बढ़ोतरी हुई, एलिवेशन मतलब इंक्रीमेंट जो हुआ, इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये कैसे एलिवेट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात कर लें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं यहाँ पे। ये हमने एक सिस्टम ले लिया। यहाँ पे जो सर्कल है ये वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से? ये सब क्या है? वोलेटाइल मॉलिक्यूल। बस थोड़ा सा और बना देते हैं। ठीक, ये मान लिया हम वोलेटाइल मॉलिक्यूल, वोलेटाइल मान लो। और कुछ डार्क बना दे रहे हैं, तो ये जो आपके है, ये जो आपका है, ये आपका नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, ये आपके क्या है? नॉन वोलेटाइल। ठीक, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा टॉपिक है, और समझिए आप। और हमने यहां पे इसको क्या दिया? हीट। क्या दिया यहां पे? हमने हीट दिया। ठीक, आपको पता होगा इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन जो है वो आपका सरफेस फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, इवापोरेशन is the surface phenomena, सरफेस फिनोमेनन है। कैसा फिनोमेनन है? सरफेस फिनोमेनन। क्लियर है? तो देखिए, जब हमने इसको हीट दिया, तो यहां पर क्या होगा, जो नॉन वोलेटाइल हैं वो कभी उनके द्वारा वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो पहले वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल समझ लीजिए। वोलेटाइल वो होते हैं जो इजीली वेपराइज हो जाएं, नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो इजीली वेपराइज ना हो, मतलब वेपराइज हो ही ना। तो
तो जब वेपराइज नहीं होगा तो कोई वेपर प्रेशर जनरेट करेगा? कभी भी नहीं करेगा वेपर प्रेशर जनरेट। और जो वेपराइज होगा, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उसी के द्वारा ही वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो यहां देखिए, यहां पे आपको समझ में आएगा कि जब ये मॉलिक्यूल है हीट पाएगा तो एनर्जेटिक होके यहां पे आ जाएगा, फिर यहाँ मॉलिक्यूल है ये भी एनर्जेटिक होके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्लेस खाली होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल एनर्जेटिक होके यहाँ से यहाँ पे आया तो ये मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आ जाएगा, फिर ये भी एनर्जेटिक होके वहाँ चलेगा। तो ऐसे ऐसे करने पर सारे मॉलिक्यूल एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएंगे जब दोनों लिक्विड वोलाटाइल होगा। ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जल्दी वेपराइज होगा, कि सरफेस एरिया कम है तो जल्दी वेपराइज होगा। सरफेस एरिया टर्म का मतलब समझिए, थाली में पानी वेपराइज कराइए और लोटे में पानी वेपराइज कराइए, किसमें जल्दी उड़ जाएगा? थाली में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्या है उसका? सरफेस एरिया ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज देखिए, तो ये दोनों वोलाटाइल था, वेपर प्रेशर बन रहा था। अब क्या किया, जब हमने नॉन वोलाटाइल मिलाया, तो नॉन वोलाटाइल मिलाते ही नॉन वोलाटाइल सिस्टम के बेसल के सरफेस पर जाके सेटल हो जाएगा। जब सिस्टम के बेसल के सरफेस पे जाके सेटल हो जाएगा तो सरफेस एरिया उस बेसल का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो वोलाटाइल मॉलिक्यूल थे पहले सरफेस पे, अब नंबर ऑफ वोलाटाइल मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो गए। जब वोलाटाइल मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो गए तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे कौवा जो था वो प्यासा था, घड़े में पानी था, तो कौवे ने कंकड़ जो है घड़े में डाला, तो क्या हुआ? जब कौवे ने घड़े में कंकड़ डाला तो ये देखा कि पानी ऊपर आ रहा है, फिर कंकड़ डालते गया डालते गया डालते गया, पानी ऊपर आया, प्यास बुझा लिया। इसका मतलब अगर वो कोई चीज नीचे जाके बैठ रही है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, जो वाटर्स होगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो वैसे कहानी यहाँ भी है। तो नॉन वोलाटाइल सरफेस पे जाके बैठ जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो वोलाटाइल है वो सरफेस पे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब सरफेस पे वोलाटाइल मॉलिक्यूल कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर में भी कमी आ जाएगी, और जो वेपर प्रेशर में कमी आई इसी को हम क्या कहते हैं? वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ये जो कमी आ रही है ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो कमी आ रही है रिस्पॉन्सिबल है, ये किसकी वजह से कमी आ रही है? ये नॉन वोलाटाइल की वजह से कमी आ रही है। जैसे कौवे ने कंकड़ डाला, पानी ऊपर आ गया, तो पानी किसकी वजह से आया? कौवे की वजह से आया ऊपर? नहीं, कंकड़ की वजह से ऊपर पानी आ गया। तो वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो किसकी वजह से आ गई? वो कमी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से आ गई, क्योंकि जो वोलाटाइल है वो तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर बना रहा है। तो भैया जो कमी आई वो किसकी वजह से आई? वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से कमी आई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखिए आगे। तो यहाँ देखते हैं, नॉन वोलाटाइल जो सॉल्यूट है वो आपका बी से डिनोट होगा। कैसे? बी से हमेशा। अब वोलाटाइल सॉल्वेंट हमेशा आपका ए से डिनोट होगा। जो ये सॉल्वेंट है ये आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट है, और ये जो है आपका, ये आपका सॉल्यूट है। और देखिए हमारे सिलेबस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कैसा? डाइल्यूटेड। कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्वेंट की जो मात्रा है, सॉल्वेंट वो ज़्यादा सॉल्यूट से। इसका मतलब ये हुआ।
इसका मतलब ये हुआ। ठीक, क्लियर है? मीन्स डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। देखो यहाँ पे इस नॉन वोलाटाइल कुछ ही पार्टिकल्स हैं, जाके बेसल पे बैठ जाएंगे तो वोलाटाइल मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर में क्या हुआ, वेपर प्रेशर, यहाँ पे मैं लिखता हूं वेपर प्रेशर में क्या हुआ, कमी आ गई। क्या हो गई, कमी आ गई। तो जब नॉन वोलाटाइल मिलाए हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर में कमी आ गई। वो कमी क्यों आई, वो कमी आई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल solute particle occupied to the surface, क्योंकि सरफेस को ऑक्युपाइड कर गया इसलिए वेपर प्रेशर में कमी आ गई। तो वेपर प्रेशर में कमी आई। क्या आई, कमी आई, वेपर प्रेशर में कमी आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। ये अब समझिए कि वेपर प्रेशर में यहाँ पे कमी आ गई। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉयल हो जाना। जैसे आपको आपके क्लास टीचर ने कुछ कहा कि आप यहाँ आइए, या कोई काम करने के लिए बोले और तुम मना कर दो करने के लिए, तो टीचर क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बराबरी करने लगे ना आप। तो बॉइलिंग पॉइंट बॉयल कब होगा इंसान, जब आप उसकी बराबरी करने लगेंगे तब इंसान बॉइलिंग होगा। जब आप उससे जबान लड़ाने लगेंगे तब क्या होगा, बॉयल होगा। तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी है। भाई सबका बाप कौन है, एटमॉस्फेयर। तो हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अपना होता है, हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अपना खुद का होता है। तो कहते हैं जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ बराबर होगी उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब बताइए, पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा था तो आसानी से बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब कम बन रहा तब समस्या है। जैसे पानी, खाली पानी का बॉइलिंग पॉइंट प्योर का कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब कोई 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा? कभी नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी ना, होगी कि नहीं होगी? अब समझिए, अगर खाली पानी लें तो 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ना होकर 100 से ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे वेपर प्रेशर बढ़ाकर कहाँ तक ले जाना है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर में। क्योंकि वेपर प्रेशर में कमी आ गई
तो वहां तक वेपर प्रेशर ले जाने के लिए मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा भाई, तभी तो बॉयल होगा। 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर पानी में कब वो बॉयल होगा? वो तभी बॉयल होगा जब आप उसमें टेम्परेचर और बढ़ाएंगे। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर और होगा, तब जाके वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, तब वो बॉयल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब जब वेपर प्रेशर में कमी आएगी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा, और इसी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ोतरी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जब जब वेपर प्रेशर में कमी आएगी फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। वेपर प्रेशर में कमी आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर तक ले जाना है, इसलिए वहां मुझे वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये बताइए वेपर प्रेशर में कमी जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल ऑक्युपाइड द सरफेस, है ना, इसकी वजह से। अब बॉइलिंग पॉइंट भी तो वेपर प्रेशर की वजह से है, तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो गई, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे टॉपिक हुआ रिलेटिव ऑब्लिक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is also colligative property। क्योंकि ये भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होगा पाई से डिनोट, इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आई। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से हो, या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से हो, या सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से वो प्रभावित हो, या सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से आए, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर है? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर? नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो आप इतना नोट कर लीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो यहां लिख देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is due to number of
solute particle and nature of solvent nature of, यहां पे लिख देता हूं, ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर से डिपेंड हो या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड हो, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नोट कर लीजिए फटाक से इसको। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये ऑफ जो है आपका सॉल्वेंट है। ठीक, क्या है? सॉल्वेंट। इतना नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। अब करें, चलिए फिर से लिख देता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is due to number of solute particle oblique nature of solvent। ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचर ऑफ ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर या सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर या सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से या नेचर ऑफ सॉल्वेंट की वजह से हो या उसकी वजह से आए, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, वेपर प्रेशर में क्या आया था भाई? कमी आई थी, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट लिखाया था अभी कंक्लूजन में। ठीक, तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? द चेंज इन टीबी is directly proportional to molality of the solution। molality of solution, तो डेल्टा टीबी is equal to डायरेक्टली टू स्मॉल m। तो डेल्टा टीबी को लिखा जा सकता है kb इंटू m। यहां पे डेल्टा टीबी क्या है? इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, और केबी क्या है यहां पे? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और यम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट अगर डिफाइन करना है तो यहां लिखेंगे केबी, डिफाइन केबी। केबी क्या कहेंगे? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट is the total increment
मूवमेंट in boiling point, in boiling point of solution. Whenever, जब कभी भी, whenever molality small m's is unity, जब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, तब आपका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द टोटल इंक्रीमेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेनेवर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए, डेल्टा टीवी बराबर केबी तब होगा जब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1 मोल पर केजी हो जाएगा। ये तो डिफाइन हो गया, कोई डाउट नहीं, तो इतना नोट कर चुके होंगे। अब मैं आगे एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है, ये जो चेंज इन इतना है इसको लिख सकते हैं हम लोग टी बी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी का मतलब ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ, ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ जिसको लगा के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ। ठीक, अब किसको क्या कहते हैं वो देख लीजिए। यहां पे टीवी क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, और यहां पे डब्ल्यू भी क्या है, वेट ऑफ सल्यूट है, और यहां MW ए बी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है। ठीक है, और WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, सल्यूट ये नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। ठीक, ये आपका रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बात कर लूंगा और पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन में ग्राफिकल बात करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आप इतना नोट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ओके, टेक केयर। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, आज ही ग्राफ भी बात करते हैं, डायरेक्ट उस दिन न्यूमेरिकल की बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये लाइन खींच दिया, दो, एक लाइन ये, एक लाइन ये। यहां पे मैं वेपर प्रेशर लिख दे रहा हूं, और ये जो पॉइंट है इस पे 1 ATM लिख दें या फिर 1.013 बार लिख दूं। ठीक, ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर हो गया।
और यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। ठीक, देखिए माना हम अभी बनाने चल रहे हैं टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट के लिए। एक लाइन ऐसे पैरेलल खींचेंगे, इसके दिख रहा है पैरेलल? ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जाके यहाँ पे मैच करेगा। तो ये आपका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर, ये लाइन देखिए, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर 1.013 बार है, तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो गया प्योर सॉल्वेंट का डेल्टा टी नॉट बी, और टी नॉट बी कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तब। फिर उसके बाद अगर मैं कोई चीज मिला दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सरफेस ऑफ द वेसल ऑक्युपाइड कर देगा। अब वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल को कम कर देगा सरफेस पे, तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। और फिर भी इसके बावजूद तुम उसको बॉयल करना चाहते हो, तो तुमको टेम्परेचर बढ़ाकर उतना वेपर प्रेशर ले आना पड़ेगा कि ताकि वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तभी तो बॉयल होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिर से, तो यहाँ देखो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे बढ़कर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कहलाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का, किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक बढ़ोतरी हुई ना, तो इसी को हम डेल्टा टी बी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा टी बी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा टी बी कहते हैं। यही आपका इंक्रीमेंट हुआ। ये क्या हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो जब नॉन वोलाटाइल मिलाया गया तो वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये लाइन जो हुई, ये लाइन आपकी किसके लिए हुई? ये लाइन आपकी सॉल्वेंट के लिए हुई। किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। ये आपका सॉल्वेंट है। और ये लाइन किसके लिए हुई? ये लाइन आपकी सॉल्यूशन के लिए हुई। तो ये टी बी है और ये टी नॉट बी है, और दोनों का जो अंतर है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ सॉल्यूशन है ना, और ये जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, ये जो लाइन आई है यहाँ इस पॉइंट पर बॉयल होगा और इस पॉइंट पे बॉयल होगा, तो ये आपका सॉल्वेंट के लिए हो गया और ये आपका सॉल्यूशन के लिए। ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। इन दोनों के चेंज को क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पे ये बाद का होगा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। दोनों में जो बढ़ोतरी हुई वो इतना हो। अब सोचिए 100 ml अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर भी 100 पे बॉयल होगा? कभी नहीं। 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, और बढ़ोतरी आपकी 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो आंसर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको।
देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 2.7, पेज नंबर आपका 51 है और एग्जाम्पल 2.7 है। कह रहा है क्वेश्चन में, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन में 18 ग्राम ग्लूकोज को जब वाटर में मिलाया जाता है 1 किलो पानी में, तो कितने टेम्परेचर पे फिर वो बॉयल होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज को जब किस में मिलाया जा रहा है 1 किलो वाटर में, तब वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा या कितने केल्विन पे बॉयल होगा। तो गिवन लिख लें, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, गिवन लिख लीजिए। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूं, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। कितने, 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन, at what temperature will water boil at 1.013 bar, where kb for water is 0.52 केल्विन किलो पर मोल। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लें। तो वेट ऑफ सल्यूट 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 180 ग्राम। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज है, 180 AMU हो जाएगा, नॉट ग्राम। फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 1000 ग्राम मीन्स 1 किलो, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 18 AMU। इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलो पर मोल दिया है। ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है प्योर डेल्टा TB, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन होता है। ठीक, तो आपको TB पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है TB, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लगा दीजिए TB माइनस T0B बराबर KB, ठीक है, इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MWB इंटू 1, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया इन ग्राम। तो इसको निकालना, इसको रहने दीजिए TB को, यहाँ पे आप 373.15 कर दीजिए, और यहाँ पर KB 0.52 रख दीजिए, और WB 18 ग्राम, और यहाँ पे 1000 की वैल्यू 1000 रहेगी। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, और यहाँ पे ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना 180 निकाले थे ना, यहाँ पे 180 इंटू 1000 से 1000 कट गया, 18 से 18 कट गया, तो TB इक्वल टू आया, TB बराबर TB माइनस 373.15 बराबर कितना आ जाएगा 0.52 अपॉन 10। तो यहाँ पे TB माइनस 373.15 बराबर 0.02 आया, 0.052 आया। और यहाँ पे TB आपका आंसर आ गया कितना 373.202। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर एक कंक्लूजन बताते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता देता हूं। मान लीजिए 100 डिग्री, आपके पहले से एक चीज समझिए, आपके सिलेबस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो अगर मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो या 373 डिग्री सेल्सियस हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही चीज है, 373.15 या 100 डिग्री सेल्सियस।
अब मान लो कोई मिला दिया 18 ग्राम ग्लूकोज, पहली बात तो कम ही मिलाया जाएगा, 18 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, तो जो भी इंक्रीमेंट होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मीन्स 100 डिग्री से 100 डिग्री 100 समथिंग होगा, 100 समथिंग होगा, पॉइंट में बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो बिना कैलकुलेट किए भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर मान लो ये बताइए 18 ग्राम ग्लूकोज का बॉइलिंग, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर पानी में डाल दिया गया, मतलब 1 किलो पानी में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा होगा या 373.15 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब आपका आंसर भी आया है 373.202, तो आप इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 373.15 था तो 373.2 कर दो, 373.3 कर दो। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर मान लो 18 ग्राम यूरिया मिलाया गया 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो बताइए बॉयल कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 100 समथिंग होगा या फिर 373.15 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आता है वो हमेशा वैल्यू जो होती है, कंक्लूजन वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बी, है ना, ऑलवेज लेस देन 1 लगभग होगी, हमेशा 1 से कम ही होगी, क्योंकि बिकॉज वी हैव डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड। तो जो बढ़ोतरी होगी वो 0 पॉइंट समथिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप इतना नोट कर लीजिए, आज हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की होती है और उस पर एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको देख लीजिए और इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लिंक पे दिया है, सॉल्व कर लीजिए। और कोई डाउट होता है तो हम आपको बताते रहेंगे। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।